गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। वेलकम बैक। प्रैक्टिस सेट नंबर 366 पर आ जाइए यूपीपीसीएस के लिए। ठीक है, फोकस करेंगे इसमें हम ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे जहाँ तक कल हो गया था। कल हमने सॉयल मतलब भारत की मिट्टियाँ जो हैं वो कवर कर दी थी। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। भारत में भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत को 5 भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, और पृथ्वी की ऊपरी सतह में विवर्तनिक गतिविधियों से निकली ऊर्जा से भूकंप उत्पन्न होते हैं। कौन सा सही है? 5 या 4? ठीक है, 5 भागों में बांटा गया है। करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। दूसरा भी सही है। तो देखिए, भारत को 5 भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं वो इम्पोर्टेंट है। अति अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र, या इसको हम कह सकते हैं अत्यधिक क्षति वाले जोखिम क्षेत्र। दूसरा कौन सा है? अधिक क्षति वाले। अधिक से भी ऊपर है अत्यधिक या अति अधिक। ठीक है, उसके नीचे हो गया अधिक क्षति वाले, मध्यम क्षति वाले तीसरे पर, चौथे पर है निम्न क्षति वाले और अति निम्न क्षति वाले जोखिम क्षेत्र। ठीक है, भूकंप जो है पृथ्वी की ऊपरी सतह में विवर्तनिक गतिविधियों से निकली ऊर्जा के कारण उत्पन्न होते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट, चट्टानों के गिरने, भूस्खलन, जमीन के अवतलन यानी नीचे धंसने, बांध और तटबंधों या जलाशय के बैठने इत्यादि से आने वाले भूकंप अधिक क्षेत्रों को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र अति अधिक जोखिम क्षेत्र वाले स्थलों के अंतर्गत शामिल हैं? जो सबसे ऊपर था टॉप में। ठीक है, कौन कौन से हैं? उत्तरी पूर्वी प्रांत, उत्तराखंड, पश्चिमी हिमाचल प्रदेश, बिहार में भारत नेपाल सीमा क्षेत्र। बताइए कौन कौन से हैं इसमें? अत्यधिक जोखिम वाले या अति अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों के अंतर्गत कौन कौन शामिल है? पश्चिमी हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड का क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी प्रांत है, बिहार में भारत नेपाल सीमा क्षेत्र भी है। चारों के चारों है ये। डी है इसका आंसर। 1 2 3 4। तो देखिए, भारत में कुछ क्षेत्रों में प्रचंड भूकंप का अनुभव किया जाता है। ठीक है, इनमें से उत्तर पूर्वी प्रांत हो गया एक, तो बिहार में भारत नेपाल सीमा क्षेत्र हो गया। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड हो गया, पश्चिमी हिमाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, कश्मीर वैली हो गई, कच्छ क्षेत्र हो गया। ये सारे के सारे अति अधिक जोखिम क्षेत्र वाले स्थल हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, उद्यान कृषि के अंतर्गत जिन प्रदेशों में कृषक केवल सब्जियां पैदा करते हैं वहां मिश्रित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? ट्रक फार्मिंग यानी ट्रक कृषि, रोड रोलर कृषि, डांबर कृषि या झूम कृषि। देखिए, झूम खेती तो वो होती है ना कि जंगल को काटा छाटा जलाया, फिर खेती की, फिर इस जगह को छोड़ दिया, किसी दूसरे स्थान पर काटा छाटा जलाया, कृषि की, फिर छोड़ दिया, फिर कहीं और चले गए। तो झूम कृषि जो होती है पर्यावरण की शत्रु होती है। ठीक है, इस प्रकार की खेती को ट्रक फार्मिंग बोलते हैं, मतलब ट्रक कृषि बोलते हैं, जहाँ किसान केवल सब्जियां पैदा करते हैं। ऑप्शन नंबर ए। तो उद्यान कृषि के अंतर्गत जिन प्रदेशों में कृषक केवल सब्जियां पैदा करते हैं वहां मिश्रित कृषि को ट्रक कृषि या ट्रक फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। मिश्रित कृषि उत्तर पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में, दक्षिणी महाद्वीपों के समशीतोष्ण अक्षांश वाले भाग आदि में की जाती है। इन क्षेत्रों में संसार में अत्यधिक विकसित भाग के रूप में जाना जाता है। इन क्षेत्रों को संसार में अत्यधिक विकसित भाग के रूप में जाना जाता है। ठीक है, देखिए, चारे की जो फसल है ना, चारे की फसल वो मिश्रित कृषि का मुख्य घटक है। इसके अतिरिक्त इसमें फसल उत्पादन एवं पशुपालन को भी बराबर महत्व दिया जाता है मिश्रित कृषि में। भूमध्य सागरीय कृषि के अंतर्गत की जाती है अंगूर की कृषि, अंजीर की खेती, जैतून की खेती, उपरोक्त सभी। भूमध्य सागरीय कृषि या मेडिटेरियन फार्मिंग के अंतर्गत अंगूर की खेती शामिल है, अंजीर की खेती भी और जैतून की खेती। सारे के सारे हो गए। डी है इसका आंसर, उपरोक्त सभी। तो भूमध्य सागरीय कृषि एक विशिष्ट प्रकार की खेती है। इसका विस्तार है भूमध्य सागर के समीपवर्ती क्षेत्रों के साथ साथ दक्षिणी कैलिफोर्निया में, मध्यवर्ती चिली में, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी भाग, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी भाग में। अंगूर की कृषि भूमध्य सागरीय कृषि की महत्वपूर्ण विशेषता है। यहाँ अच्छी किस्म के अंगूरों से शराब बनाई जाती है और निम्न श्रेणी के अंगूरों को सुखाकर मुनक्का और किशमिश बनाई जाती है। किशमिश, अंगूर और जैतून की खेती भी भूमध्य सागरीय कृषि के अंतर्गत ही शामिल है। कपास की खेती करनी है आपको। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी दशाओं की आवश्यकता होगी आपको? कौन कौन सी अनुकूल परिस्थितियों की आवश्यकता होगी यदि आपको कपास की खेती करनी है?
काली मिट्टी बड़ी उपयोग होती है इसके लिए, तो काली मिट्टी की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन काली मिट्टी वाला ऑप्शन है ही नहीं यहाँ पर। पाला रहित मौसम चाहिए, बिल्कुल। हल्की वर्षा करो, हल्की वर्षा हो या सिंचाई करनी पड़ेगी। चमकीली धूप खिलनी चाहिए और तापमान निम्न नहीं उच्च तापमान की आवश्यकता होगी, पहले गलत है। तो कपास की खेती के लिए उच्च तापमान, ठीक है, चमकीली धूप, हल्की वर्षा या सिंचाई करो, पाला रहित मौसम होना चाहिए, ठीक है। इन दशाओं की आवश्यकता होती है कपास की खेती करने के लिए। और भारत में कपास की खेती पारंपरिक रूप से दक्कन के पठार की काली मिट्टी या रेगुर सॉइल में की जाती है। जूट की खेती के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, भारत में जूट का उपयोग टाट, बोरे आदि बनाने में किया जाता है और जूट की खेती के लिए कोष्ण और आर्द्र जलवायु तथा जल निकासी वाली उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। जल निकासी वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है या ऐसी मिट्टी चाहिए जो जल को मतलब पकड़ के रख ले, सोख ले? जल निकासी वाली है, करेक्ट है, करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। तो भारत में जूट का उपयोग टाट, बोरे आदि बनाने के लिए किया जाता है। इसके लिए कोष्ण और आर्द्र जलवायु तथा जल निकासी वाली उपजाऊ मृदा उपयुक्त होती है। भारत में जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में, उसके बाद असम घाटी, उत्तर के बिहार में, उड़ीसा में और महानदी डेल्टा में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित फसल समूहों में से कौन सा रोपण फसलों का समूह है? रोपण फसलें कौन कौन सी हैं? देखिए, खाद्यान्न फसलें अगर इसमें आ गई तो एलिमिनेट हो जाएगा रोपण में, ठीक है। तो रोपण फसल है चाय, रबड़ रोपण है, कॉफ़ी रोपण है, गन्ना रोपण है, ये धान खाद्यान्न आगे एलिमिनेट कर दो। चाय रोपण है, रबड़ रोपण है, कॉफ़ी रोपण है, कहवा रोपण है, चना रोपण है। आंसर मिल गया अपना बी। चाय रोपण, रबड़ रोपण, कॉफ़ी रोपण, कहवा रोपण, गन्ना रोपण। रुक जाइए, हमसे त्रुटि हो गई है, चना रोपण नहीं है, चना खाद्यान्न में है। रोपण रोपण रोपण, रोपण रोपण रोपण, रोपण खाद्यान्न में एलिमिनेट हो गए, 2 एलिमिनेट हो गए। कॉफ़ी रोपण, गेहूँ खाद्यान्न एलिमिनेट हो गया। रोपण रोपण रोपण, चाय रोपण, रबड़ रोपण, कॉफ़ी रोपण, कहवा रोपण, गन्ना रोपण। तो सी वाला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। तो इतना समय लेना है इस ऐसे प्रश्नों पर, वरना गलत हो जाएगा। तो रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है। चाय, केला, कहवा, काजू, रबर, कॉफ़ी और कपास की एकल फसल उगाई जाती है इसमें, ठीक है। देखिए, इसमें बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। स्टेटमेंट बनाकर पूछ सकता है कि रोपण खेती या कृषि के लिए श्रम की कम आवश्यकता होती है। नहीं, श्रम की भी आवश्यकता ज़्यादा होती है और पूंजी की भी आवश्यकता अधिक होती है। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है? बताइए, इनमें से कौन सी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है? टिहरी बांध परियोजना? नहीं। रिहंद बांध परियोजना? नहीं। भाखड़ा नागल परियोजना? नहीं। दामोदर घाटी परियोजना? ऑप्शन नंबर ए। कौन सी नदी पर है ये? दामोदर नदी पर ही है। तो दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत की पहली है। इस परियोजना के अंतर्गत तिलैया, कोणार, मेथान और पंचेत पहाड़ी पर बांध बनाए गए हैं। साथ ही बोकारो, दुर्गापुर, पतरातू और चंद्रपुर में ताप विद्युत गृह बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए, नाथपा झाकरी परियोजना जिसका निर्माण सन 2005 में विश्व बैंक की मदद से किया गया था, कहाँ है? कहाँ पर है नाथपा झाकरी परियोजना? उत्तराखंड में नहीं है, सिक्किम में नहीं है, राजस्थान में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में है। तो नाथपा झाकरी परियोजना हिमाचल प्रदेश में भारत तिब्बत मार्ग यानी राष्ट्रीय राजमार्ग 22 पर सतलज नदी पर स्थित है। विश्व बैंक की मदद से तैयार इस परियोजना को सन 2005 में राष्ट्र को समर्पित किया गया था। इस परियोजना द्वारा उत्पादित बिजली का उत्पादन आवंटन जो है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड जैसे राज्यों को किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? एक तरफ है परियोजना, सामने है उससे संबंधित नदी। पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर है क्या? भीमा परियोजना पवना नदी पर है क्या? और रंजीत सागर परियोजना रावी नदी पर है क्या? बताइए कौन सा करेक्ट है? तीनों के तीनों करेक्ट हैं, ये डी है इसका आंसर, उपरोक्त सभी।
तो पोचमपाद परियोजना जो है गोदावरी नदी पर है कर्नाटक में। भीमा परियोजना है पवना नदी पर महाराष्ट्र में। और रंजीत सागर परियोजना है पंजाब में रावी नदी पर। फिर से सुन लीजिए, रंजीत सागर परियोजना रावी नदी पर, भीमा परियोजना पवना नदी पर, पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर। पोचमपाद कर्नाटक में, भीमा महाराष्ट्र में और रंजीत सागर पंजाब में। तो 10 प्रश्न ऐड किए गए थे ये भारतीय भूगोल के। इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।